चुनावी नतीजे वो तो बस हेडलाइंस हैं। हम आज हेडलाइंस के पीछे की कहानी देखेंगे। जनादेश का एक एक वोट का गहरा विश्लेषण करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीनगर का लाल चौक आखिर हमें क्या बता रहा है। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान आज एक ही जगह पर है, लाल चौक। इसे सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र की तरह मत देखिए। नहीं, ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक जीता जागता एक लाइव केस स्टडी है। और यहाँ के नतीजों को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले जमीन को समझना होगा, जमीनी हकीकत को। ठीक है, तो इससे पहले कि हम नंबरों में गोता लगाएं, आइए पहले वहाँ की जमीन को समझते हैं, वहाँ के लोगों को, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को। क्योंकि याद रखिए, हर एक वोट की जड़ें आखिर उसी मिट्टी में होती हैं। तो ये है लाल चौक, असेंबली नंबर 22। आप कह सकते हैं कि ये श्रीनगर का धड़कता हुआ दिल है। घनी आबादी वाला शहरी इलाका। यहाँ वोटर्स हैं करीब 95,000 से ज्यादा। इनमें से लगभग 96% मुस्लिम हैं। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा वो है यहाँ की आर्थिक सच्चाई। करीब 18% से भी ज्यादा युवा वो बेरोजगार हैं। और यही वो दबाव है जो यहाँ की पूरी राजनीति की दिशा तय कर देता है। और ये एक ऐसा इलाका है जो पारंपरिक तौर पर जेकेएनसी और कांग्रेस गठबंधन का गढ़ रहा है। तो अब आते हैं आंकड़ों पर। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की वो आवाज है जिसे कोई फिल्टर नहीं कर सकता। और ये आंकड़े, ये हमें भागीदारी और पसंद की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाते हैं। तो पहला और शायद सबसे बड़ा संकेत, वोटिंग परसेंटेज। 2024 में यहाँ सिर्फ 20.1% वोट पड़े। जरा सोचिए इसका मतलब, हर 5 में से 4 रजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला ही नहीं। ये जो खामोशी है, ये जो दूरी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब दूसरा संकेत देखिए, जो उम्मीदवार हारे उन्हें मिले सिर्फ 8.91% वोट। ये नंबर साफ साफ बताता है कि चुनावी जमीन कितनी मुश्किल थी और वोटर्स के साथ कनेक्शन कितना कमजोर था। और फिर आता है तीसरा संकेत, जीतने वाले उम्मीदवार जेकेएनसी के, उन्हें मिले 45% से भी ज्यादा वोट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने वोट डालने का फैसला किया, उनका मन बिल्कुल साफ था, उन्होंने एक तरफा फैसला दिया। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए, ये बंटवारा साफ है। एक तरफ कम वोटिंग, दूसरी तरफ वोट कई उम्मीदवारों में बटे हुए। लेकिन फिर भी विजेता को एक जबरदस्त बढ़त मिली। इससे ये पता चलता है कि जो वोट देने आए, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा फासला, ये गैप है क्यों? और बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अब हम क्या हुआ से क्यों हुआ की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस नतीजे के पीछे जो सिस्टम से जुड़े कारण हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ना 2 अलग-अलग कहानियों का एक टकराव दिखता है। एक कहानी जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी, नेशनल सिक्योरिटी, यूनिटी, डेवलपमेंट, आर्टिकल 370। और फिर दूसरी कहानी थी श्रीनगर की जमीनी हकीकत की, गवर्नेंस में कमी, टूटी हुई सड़कें, पानी की किल्लत और सबसे बढ़कर युवाओं के लिए नौकरियों की कमी। बस इसी तालमेल की कमी ने एक दूरी पैदा कर दी। अब जरा उम्मीदवार के प्रोफाइल को भी निष्पक्ष होकर देखते हैं। अशोक कुमार भट्ट, 65 साल उम्र, 10वीं पास। उनकी ताकत क्या थी? पार्टी के प्रति वफादारी, एक साफ रिकॉर्ड। लेकिन कमजोरी, उनका प्रोफाइल एक युवा, शहरी और आज के टेक सेवी वोटर की उम्मीदों से शायद मेल नहीं खा रहा था। लोकल अपील और गवर्नेंस का अनुभव दोनों ही सीमित थे। और यहीं पर हमें एक गहरी बात समझनी होगी। हमारे संवैधानिक मूल्यों के दिल में क्या है? व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी, जिसमें सुने जाने का अधिकार और एक जिम्मेदार पब्लिक बहस में हिस्सा लेने की जिम्मेदारी दोनों शामिल हैं। तो जब वोटिंग लगातार इतनी कम होती है, तो ये एक संकेत है। एक संकेत कि शायद पब्लिक डायलॉग में कोई संकट है और नागरिक की आवाज कहीं दब रही है। असल में ये जो 2024 का नतीजा है ना, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। ये तो वोटर्स की निराशा का एक दशकों पुराना पैटर्न है, उसी की एक कड़ी है। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। 1983 में 75% से ज्यादा वोटिंग, और फिर 80 के दशक के बाद एक जबरदस्त गिरावट आती है। 1996 में ये गिरकर सिर्फ 5% पर आ जाता है और 2002 में 3% पर। और तब से ये लगातार कम ही रहा है।
तो ये किसी एक चुनाव की बात नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट से जुड़ी एक बहुत गहरी, एक सिस्टमिक प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है। और इस पूरे हिस्टोरिकल डेटा से एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रैटेजिक सच सामने आता है। ये जो कम वोटिंग है, ये सिर्फ उदासीनता या एपैथी नहीं है, ये एक ऐसी पॉलिटिकल कंडीशन है जो मौजूदा सिस्टम को, स्टेटस को बनाए रखने में मदद करती है और वोटर्स की जो असली निराशा है उस पर एक तरह से पर्दा डाल देती है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम का एनालिसिस तो कर लिया, अब आते हैं समाधान पर। अब बात करते हैं एक बिल्कुल साफ, डेटा पर आधारित, एक एक्शन लेने लायक प्लान की। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो गवर्नेंस पर फोकस करके वोटर्स से दोबारा कनेक्ट होने का रास्ता दिखाए। ये एक डिजिटल फर्स्ट स्ट्रैटेजी है। तो पहला कदम क्या है? सुनना। वर्चुअल फोरम बनाकर लोगों की शिकायतें सुनना और समझना। दूसरा कदम, उन मुद्दों पर काम करना, पानी, सड़क, नौकरी जैसे लोकल मुद्दों पर कैंपेन बनाना। तीसरा, युवाओं को साथ लाना। कैसे? वर्चुअल जॉब फेयर से, स्किल्स वेबिनार से। चौथा, नैरेटिव को बदलना, बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर लोकल फायदों पर बात करना। पांचवा कदम, भरोसा बनाना, वर्चुअल टाउन हॉल करके। और छठा और सबसे जरूरी कदम, लगातार सीखना, डेटा से ट्रैक करना कि क्या काम कर रहा है और अपने मैसेज को लगातार बेहतर बनाना। लेकिन कोई भी डिजिटल आउटरीच वो सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर ही बन सकता है। इसका मतलब है भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के हिसाब से लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना, उनकी जानकारी को सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल करना जिसके लिए उन्होंने दी है। एक असरदार और लंबे समय तक चलने वाली डिजिटल स्ट्रैटेजी को नैतिक होना ही होगा, नागरिक की सहमति पर केंद्रित होना ही होगा। तो आखिर में चलिए इस पूरी बातचीत को सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठाकर एक बड़े मकसद की तरफ ले चलते हैं। एक ऐसा मकसद जो लोगों पर, जन केंद्रित शासन पर आधारित हो। लाल चौक से वासन तक, ये एक स्थानीय कश्मीरी कहावत है और यही इस मिशन का सार है। इसका मतलब है ये पक्का करना कि विकास और अच्छी गवर्नेंस का फायदा सिर्फ चौक तक न रह जाए, बल्कि इस इलाके के हर एक घर तक पहुंचे। यही असली मकसद है, जो किसी भी राजनीति से बहुत बड़ा है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो डेटा पर टिकी हो, जो लोकल शिकायतों पर फोकस करे और जिसे हमदर्दी के साथ लागू किया जाए, क्या वो वाकई नागरिक और सरकार के बीच की इस गहरी खाई को पाट सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस नए नजरिए की ताकत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।